हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 11th का जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं वो है अपना केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक जो आबंधन है वो कैसे बनते हैं, कोई भी स्पीसीज रासायनिक बॉन्ड क्यों बनाती है और क्या होता है। उसके बाद ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कि जो भी अपने चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या है, केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड, या फिर शेयरिंग से क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड। तो ये हम आज और दोबारा पढ़ लेंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है, रासायनिक बॉन्ड बनता है, उस टाइम पे जो भी मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन। जब उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका स्थायित्व जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि केमिकल बॉन्ड से, केमिकल बॉन्ड कोई भी स्पीसीज क्यों बनाती है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के कारण, रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के कारण वो क्या बनाएगी, अपना केमिकल बॉन्ड बनाएगी। केमिकल बॉन्ड के कारण क्या आ जाता है, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी में आ जाता है। ओके, तो इस वजह से भी केमिकल बॉन्ड बनता है। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है कि जो ये केमिकल बॉन्ड है इनके सिद्धांत क्या है, जो रासायनिक बंध बनते हैं उनके सिद्धांत क्या है, कि जो रासायनिक बंध बन रहे हैं उसके सिद्धांत। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है तो देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट ने इन पर काम किया कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, किस टाइप से बॉन्ड बनते हैं, क्या उनमें प्रोसीजर लगता है। इस टाइप से अलग अलग साइंटिस्ट ने इन पे काम किया और अलग अलग थ्योरी दी। तो सबसे पहले जिन्होंने थ्योरी दी थी वो थी लुईस और कॉसेल। कॉसेल और लुईस की जो थ्योरी है, ये सबसे फर्स्ट बिगिनिंग में जब हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ये थ्योरी सबसे पहले 1916 में 1916 के अंदर उन्होंने दी थी। और सबसे पहले लुईस कॉसेल की ये थ्योरी दी गई थी जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं, है ना। उसके बाद VSEPR थ्योरी दी थी, उसके बाद VBT दी और उसके बाद MOT। ये सारे क्या है, बॉन्डिंग की थ्योरी है। तो ये हम लोग आगे आगे जैसे जैसे कि मतलब कुछ इनमें कमियां रहती गई तब कुछ नई थ्योरी बनती जाती है। ऐसे ही तो होता है ना भाई, पहली थ्योरी से दूसरी थ्योरी बनती क्यों है, जब पहली थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो जब पहली थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आ गई, यानी लुईस कॉसेल वाले में कुछ लिमिटेशंस आ गई, तब वेस्पर थ्योरी आई, VSEPR थ्योरी को में भी कुछ लिमिटेशन आई, तब VBT आई, और VBT की जो लिमिटेशंस थी उनको पूरा करने के लिए MOT आई। अब ये हम लोग तीन थ्योरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग अपनी फर्स्ट जो थ्योरी है उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, लुईस और कॉसेल के द्वारा 1916 में। ठीक है, तो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में जो फर्स्ट सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है लुईस कॉसेल का, बोल सकते हो इसे, या फिर आप लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नाम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे बेस है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहला क्या है, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, लुईस एवं कॉसेल ने। कब दिया था, 1916 में, 1916। तो लुईस कॉसेल ने ये सिद्धांत दिया था, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और 1916 में दिया था। अब इस सिद्धांत में उसने कहा क्या, भाई उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि जो भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ये उन्होंने क्या किया था, अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी जब भी बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, संयोजी कोष्ठीय इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनता है, जो कि नोबल गैस की अक्रियता पर आधारित है। हम लोग इस थ्योरी को लिखते हैं
उन्होंने क्या बताया, इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर लुईस कौशल के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि किसी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके अनुसार, किसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, इसके अनुसार रासायनिक बंध, जो आपका केमिकल बॉन्ड होता है, रासायनिक बंध संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है तथा इन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता के बारे में तर्कसंगत व्याख्या की, जो उत्कृष्ट या नोबल गैस नोबल गैसेस की अक्रियता, इनर्टनेस पर आधारित थी। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे, पहले ये लिखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया, लुईस और कोसेल के द्वारा 1916 में दिया गया। और इनके अनुसार क्या था कि कोई भी रासायनिक जो बंध बनता है वो किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनता है। जो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तब आपका क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, ये उन्होंने बताया। तो संयोजकता के बारे में सबसे पहले एक लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन था, तर्कसंगत व्याख्या जो थी, वो किन्होंने की थी, लुईस और कौशल ने। इससे पहले संयोजकता के बारे में कुछ खास बताया नहीं गया था। सबसे पहले इन्होंने ही क्या बताया, संयोजकता क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी कोश क्या होते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था। और ये जो संयोजकता थी उन्होंने किसके बेसिस पे ली थी, उत्कृष्ट गैस की अक्रियता पर आधारित था। अब कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या, चलो एक बार तुम लोग क्या करना, इसको लिख लो अच्छे से कि गिवन बाय लुईस एंड कोशेल रासायनिक बंध के संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनता है। इन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता के बारे में तर्कसंगत व्याख्या की थी जो उत्कृष्ट गैस की अक्रियता पर आधारित थी। अब आप लोग के ये चीज आया होगा कि मैडम ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, या संयोजकता क्या होती है। तो ठीक है, तो मैं पहले आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देती हूँ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे इस थ्योरी पे चलेंगे। अभी देखो मैं इस थ्योरी को एक बार के लिए स्टॉप कर रही हूँ और मैं आपको पहले किसके बारे में बता रही हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूं क्योंकि उसने लिया ही इसको है, तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप आगे नहीं चल सकते। ठीक है, तो एक बार इस थ्योरी को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। ये होते क्या है, ये होते हैं कोई भी जो अपना एटम होता है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था, और लुईस ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्या था, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई भी जो परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनको लुईस ने कुछ ऐसे डॉट डॉट से करा था जिसको इनको लुईस प्रतीक कहते हैं। लुईस ने इनको स्पेसिफिकली कुछ प्रतीक दिए थे जिन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना 10th क्लास में आप लोगों को बोला होगा कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक द्वारा समझाइए, तो आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा कार्बन के 4 होते हैं। ये तो सबको याद ही होगा।
ठीक है, तो हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे इनको कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले। ठीक है, यानी कोई भी एटम के जब सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें देखना है। तो कल भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि मान लो सबसे पहले अपना क्या है, हमने जैसे कि बेरिलियम लिया, लिथियम लिया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 3 पे आते हैं, ये 4 पे, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे और ये 9 पे। अब इनका विन्यास देखना, इनका होता है 1s2 2s1, इसका होता है 1s2 2s2, ओके, इसका होता है 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 5 आ जाते हैं, तो 2s2 के बाद में 4 के बाद एक 5 में आ जाएगा। कार्बन का क्या हो जाता है 1s2 तो रहता ही है, फिर 2s2 और 2p2, 1s2 भी रहेगा, और नाइट्रोजन में भी 1s2 2s2 2p3, पहले 1 फिर 2 फिर 3, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन के बाद आती है नियोन, जो अपनी क्या है उत्कृष्ट गैस है, इसका होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है ना, ये होते हैं इनके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, आप देखिए इसका बाह्यतम कोश क्या है, एक ये वाला है 1 से 12 वाला 2, तो इसके बाह्यतम कोश में कितना है 1, इसके बाह्यतम कोश में 2, इसके बाह्यतम कोश में देखो 2 वाला इसका बाह्यतम कोश होगा, तो बाह्यतम कोश में 3, इसमें कितने आ रहे हैं 4, इसमें कितने आ रहे हैं 3 और 2 5, इसके अंदर कितने आ रहे हैं 4 और 2 6, इसके अंदर कितने आ रहे हैं 7, और इसके अंदर कितने आ रहे हैं 8। ठीक है, तो ये जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये अपने क्या कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। से समझ आया। और देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और देखो ये मैं एक बार थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है लगभग कि इनको अपना 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे देखो स्थायी विन्यास इन्होंने बताया कि जो उत्कृष्ट गैस होते हैं ना, इन्होंने क्या बताया था सबसे पहले कि उत्कृष्ट गैसों की अग्रता, इन्होंने बताया था कि जो नोबल गैसेस होती है अपनी, नोबल गैस या जो अपनी उत्कृष्ट गैस होती है, उनका विन्यास जो होता है, उनका विन्यास क्या होता है सबसे स्थायी होता है। ये एक्चुअली होता है नोबल गैसेस जो होती है वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होती है और किसी के साथ भी कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती है। क्यों बनाएंगे, वो पहले से ही स्टेबल होती है, इसलिए वो किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाती है। तो इसलिए सारे एलिमेंट क्या होते हैं स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। एलिमेंट तो हर कोई इंसान आज के टाइम पे स्टेबल होना चाह रहा है, तो एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब जब एलिमेंट स्टेबल कैसे होंगे, जब उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, भाई उनका विन्यास इन उत्कृष्ट गैसों के विन्यास जैसा अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे स्थायी। तो कोई भी जो एटम होता है वो एटम अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए कैसा विन्यास प्राप्त करता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास जैसा। वो अपने आप को क्या करना चाहता है, उत्कृष्ट गैस जैसा बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को या तो ग्रहण कर लेंगे या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देंगे। ठीक है, अब वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये उसकी क्या कहलाती है संयोजकता। जैसे आप लोगों को पता होगा 10th क्लास में, देखो मैं डिटेल से सबके बारे में बताऊंगी जब हम थ्योरी पे चलेंगे। एक बार मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बता ही दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और संयोजकता क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने कार्बन के बारे में तो सुने पढ़ा है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो ये 3 ले लेता है। ऐसे ही फ्लोरीन के पास कितने हैं, 6 है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है।
ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, वैलेंसी का पता लगाते हैं इनकी संयोजकता कितनी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, इनका ऑक्टेट, इनको अष्टक बोला जाता है 8 इलेक्ट्रॉनों को। तो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इनको जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है वो इनकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, यानी कि संयोजकता क्या हो जाती है, संयोजकता आपकी हो जाती है कि अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कोई भी जो कंपाउंड है उसका अष्टक, अष्टक क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में, जो आपका बाह्यतम कोश है सबसे बाहर वाला, उस बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो पूरे हैं तो अष्टक आपका पूरा है। तो इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड है, वो चाहिए है, ताकि ये मतलब अपना क्या कर ले, बैलेंस हो जाए या स्थायी हो जाए। तो इसलिए वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, थ्योरी पे। ये तो अपना हो गया किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में। अब उन्होंने बताया था कि कोई भी जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी जो एटम है, इस एटम के जो आपका क्या बोल सकते हो इसको, परमाणु, जो इस प्रकार से होता है, पढ़ा आप लोगों ने 10th क्लास में इसके बारे में। तो ये जो परमाणु होता है, इस परमाणु के 2 भाग होते हैं। एक तो भाग को बोलते हैं हम कर्नेल, और एक इसका भाग होता है बाहरी कोश। ठीक है, तो जो कर्नेल भाग होता है इसका, वो क्या होता है, नाभिक, ये वाला नाभिक, और देखो बाह्यतम कोश तो ये वाला है, और इससे बाह्यतम कोश से जो अंदर वाले जितने भी कोश है और नाभिक, तो कर्नेल के अंदर कौन कौन से आते हैं, नाभिक प्लस, नाभिक तो आएगा, और आंतरिक कोश। ये किसके अंदर आते हैं, कर्नेल भाग में आते हैं। और बाहरी कोश में तो आपको पता है क्या आते हैं, संयोजी। इस बाहरी कोश को क्या बोलते हैं, हम लोगों ने अभी देखा, क्या बोलते हैं इसको, संयोजी कोश। और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इसका जो कर्नेल पार्ट होता है वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस बाहरी कोश में, इस बाहरी कोश में या संयोजी कोश में उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि अपने बाहरी कोश में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कोई भी कंपाउंड जो होता है वो यही चाहता है कि अपने जो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि उसका अष्टक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है, इस बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, अच्छा वो रफ कर दिया। इसके अंदर देखिए मैं आपको अलग अलग बना के बताती हूँ कि कोई भी, इन्होंने क्या माना, लुईस और कौशिल ने क्या माना कि ये जो 8 परमाणु है उनको घन के कोनों के बराबर माना, क्योंकि आपको पता है, ये मैं आपको घन बना के देती हूँ। इस घन के कितने कोने हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक वाला 8, यानी कि ये क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने बताया कि जो भी कोई परमाणु है उसके ये 8 इलेक्ट्रॉन ये घन के कोने के समान है, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या मिलेंगे, अंदर मिलेंगे इसके। तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी इस टाइप से कोई सिस्टम प्रेजेंट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन जिसके 8 क्वार्टर
घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर ये 8 कॉर्नर भरे हुए हैं तो वो क्या है, स्थायी है। अब हम लोगों ने देखो सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा लिथियम, ठीक है। अब लिथियम के बाहर तो आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें क्या आएगा, उसके घन अगर बनाएंगे हम लोग, तो उसके घन में हम लोग क्या बनाएंगे कि उसके एक ही कोने पर क्या बनाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कोश में, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके दो ही कोने क्या रहेंगे, भरे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा था हम लोगों ने बोरोन, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके 3 ही कॉर्नर क्या रहेंगे, भरे हुए रहेंगे, ठीक है, 1 2 ऐसे 3, कोई भी भर देना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्बन के, तो कार्बन के आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, भरे हुए रहेंगे, 4 आपके क्या है, भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4 कॉर्नर भरे हुए। ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन का बनाते हो तो 5, और ये किसका हो जाएगा आपका, नियोन का, जो सबसे आपके उत्कृष्ट गैस होती है हीलियम के बाद, ठीक है ना। तो ये नियोन का होता है, जिसके अंदर 8 कॉर्नर भरे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो कोई भी कंपाउंड होता है वो इस विन्यास में आना चाहता है। अब वो इस विन्यास के अंदर कैसे आए, या तो वो क्या कर सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। लूज का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखते जाना कि यहाँ पर इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन, कितने कॉर्नर खाली इसके साथ, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। अब एक बात बताना, कोई भी जो कंपाउंड है वो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, इजी तो नहीं है ना। 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, या फिर वो एक जो है वो इसको निकाल देगा, क्योंकि एक निकालने के बाद इसका जो पीछे वाला ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहेगा। याद रखना, बाह्यतम कोश से पहले, सब पहले जो बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे पहले कंप्लीट स्थायी होता है उसका, वो पूरा भरा होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तभी बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो इसका अंदर वाला ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। तो एक चीज याद बता देती हूँ, मैं आपको कल भी बताया था, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि लिथियम के ऊपर कैसा आ जाता है, लिथियम प्लस, और एक प्लस आएगा क्योंकि इसने क्या निकाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन। अब आ चलते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम के पास बाह्यतम कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 और लेगा या फिर अपने 2 लूज कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, तो बेरिलियम मिलेगा Be+2 के अंदर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। उसके बाद अगर हम बोरोन की देखें तो बोरोन क्या मिलेगा, B+3, बोरोन +3 वैलेंसी दिखाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और फिर हम कार्बन पे जाएं, अब आ जाती है कार्बन की बात। तो कार्बन देखिए, कार्बन आपको पता है कार्बन के पास 4 है, अगर इसको लूज करने निकालने हैं तो भी ये 4 करेगा, लूज करेगा। अगर इसको ग्रहण करने हैं तो भी ये क्या करेगा, 4 ग्रहण करेगा। अब ये फंस गया कि इसको करना क्या है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन ही लूज करने पड़ेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बनते हैं। सहसंयोजी में क्या होती है, क्या बोलते हैं, शेयरिंग होती है, क्या शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होती है ये हम लोग देखेंगे कि शेयरिंग कैसे होती है, कैसे शेयरिंग करने के बाद कैसे बॉन्ड बनेंगे। ऐसे अगर हमें बोलूं कि कार्बन के बाद में बनाऊं, जैसे कि कार्बन के बाद आता है अपना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास आपको पता है 5 कॉर्नर इसके क्या है, भरे, 1 2 3 4 5, इसको 3 कॉर्नर खाली है, तो 3 कॉर्नर खाली है, तो ये भी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन की करें तो ऑक्सीजन के पास तो 2 ही कॉर्नर खाली रहेंगे, तो 2 के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। और अगर हम बात करें कि आगे जो फ्लोरीन है,
तो फ्लोरीन के पास तो 7 है, उसको तो एक ही और चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये हुआ बॉन्डिंग का। अभी बहुत बड़ी थ्योरी, इतनी मतलब बड़ी तो नहीं है, बट उसने मेन चीजें तो यही बताई थी। और एक्चुअली 2-4 पॉइंट और रह गए इस थ्योरी के, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इतने आप अच्छे से इनको पढ़िए कि इन्होंने बताया क्या कि कॉर्नर पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो उन्होंने अष्टक के इलेक्ट्रॉन माने, सीओजी कॉस के इलेक्ट्रॉन माने, और जो अंदर उपस्थित है उनको उन्होंने कर्नेल कहा, जिसके अंदर नाभिक और आंतरिक कोश आते हैं। कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो नेगेटिव आता है। ओके, और इस टाइप से हम लोगों ने देखा है। इससे आगे का यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से पहले इतना करिए, क्योंकि ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कल फिर से पूरा साफ हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये अच्छे से पढ़ना, इनको अच्छे से कॉपी के अंदर लिख लीजिए। जब मैं आपको कल पढ़ाऊं तो इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, इस वजह से इनको कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।